ये तस्वीर आपको याद है? ये किरोड़ी बाबा के संघर्ष की वो तस्वीर है जिसने गहलोत की सियासत हिला दी थी। वो तस्वीर जिसने 2 साल बाद सरकार पलट दी और आज भी किरोड़ी बाबा के कहे हुए शब्द कांग्रेस के कानों में जरूर चुभते होंगे। ये दमन है, ये निरंकुशता है, ये शासन की संवेदनहीनता है और ये विपक्ष को गले को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या ये सरकार कर रही है। ये उस समय की बात है जब किरोड़ी जेजेएम घोटाले को लेकर धरने पर बैठे थे। पुलिस उन्हें ले जा रही थी, साथ में किरोड़ी के समर्थक थे। किरोड़ी के इस संघर्ष को उस समय विपक्ष ने शायद आम धरने की तरह ले लिया हो, पर आज पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी और मीडिया के सामने सुबोध अग्रवाल का सुधांशु पंत का नाम लेना याद दिलाता है किरोड़ी की वो लाइन जब उन्होंने पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद कहा था कि महेश जोशी ही आखिरी कड़ी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं, अफसर वही होते हैं। हमारे यहाँ अमेरिका जैसी परंपरा नहीं है कि सत्ता बदलने से सब बदल जाए। और आज ये शब्द जो उन्होंने भूतकाल में कहे थे, आज वो वर्तमान में सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हम उस पूरे घटनाक्रम की बात करेंगे कि कैसे एक नेता के संघर्ष ने राजस्थान के बड़े घोटाले का खुलासा किया और अब इसमें बड़े बड़े अधिकारियों के नाम आ रहे हैं। कौन कौन से अधिकारी हैं, सब के बारे में बताएंगे, पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। जून 2023 का समय था। राजस्थान में जितनी भीषण गर्मी थी उससे ज्यादा गर्माहट पैदा की थी किरोड़ी लाल मीणा ने, जब पहली बार उन्होंने 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया और खुलासा किया कि 2 फर्मों ने इरकॉन के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के जरिए 900 करोड़ के टेंडर हासिल किए। पर किरोड़ी के दावे उस समय लोगों को और विपक्ष को फर्जी लग रहे थे, पर बाबा भी पूरी तैयारी किए बैठे थे। तारीख आई 20 जून की। 20 से 22 जून 2023 का समय जब किरोड़ी ने गहलोत की सियासत को चैलेंज दिया। शिकायत दर्ज कराने के लिए किरोड़ी मीणा ने जयपुर के अशोकनगर थाने के बाहर 3 दिन तक का धरना दिया। अंततः पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। ये वो समय था जब गहलोत की नीतियों के कारण हर एक मामले में एफआईआर दर्ज हुआ करती थी, लेकिन एक विपक्ष का नेता जब धरने पर बैठा तब भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। इसके बाद जैसे जैसे प्रदेश की गर्मी जा रही थी, लेकिन किरोड़ी का ताव और ताप और बढ़ता जा रहा था। सितंबर-नवंबर 2023 के बीच मीणा द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सक्रियता दिखाई। वो मैदान में आई और तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल सहित अन्य के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। 18 जनवरी 2024 को राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद एसीबी ने गहन जांच के इस मामले में आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज की। जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो किरोड़ी भी फॉर्म में थे और किरोड़ी के दिए हुए सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि घोटाला हुआ है। सत्ता परिवर्तन के बाद एफआईआर दर्ज की गई। फिर मई 2024 में मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने जालसाजी और धोखाधड़ी के धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया। अप्रैल 2025 जब किरोड़ी के संघर्ष के लगभग 1 साल पूरे ही होने वाले थे, उस समय पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी होती है। मीणा ने इसे अपनी शिकायत की जीत बताते हुए कहा कि मगरमच्छों पर कार्रवाई अभी बाकी है। उस समय लोगों के मन में सवाल था कि जब एक मंत्री पकड़ा गया, पूर्व मंत्री पकड़ा गया, तो फिर मगरमच्छ कौन? वहीं कोई लोग इस बात से डर रहे थे कि अगर मंत्री मगरमच्छ नहीं तो फिर बाबा के निशाने पर कौन? और शायद अब जनता को यह जवाब मिल चुका होगा। जेजेएम घोटाले में दिसंबर 2025 को मीणा ने राज्य सरकार से मांग की कि भ्रष्टाचार में शामिल सभी 20 दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति दी जाए और फरवरी 2026 में एसीबी ने सक्रियता बढ़ाई और 9 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। मीणा ने लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद फरार अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग फिर से दोहराई। किरोड़ी की बात का एक्शन हुआ। 9 से 10 अप्रैल 2026 सुबोध अग्रवाल रिटायर्ड आईएएस को दिल्ली से हिरासत में लिया गया, जयपुर में गिरफ्तार किया गया। मीणा ने बयान दिया कि देर है पर अंधेर नहीं और आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने उनकी चेतावनी अनसुनी की थी। अब इस मामले में क्या और गिरफ्तारियां होंगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। बता दें कि अभी तक इस जेजेएम घोटाले में जो 900 करोड़ का कथित घोटाला है, उसमें सुबोध अग्रवाल जो रिटायर्ड आईएएस और पूर्व एसीएस रह चुके हैं जलदाय विभाग में, दिनेश गोयल जो चीफ इंजीनियर रहे प्रशासन पीएचडी में, केडी गुप्ता चीफ इंजीनियर ग्रामीण, शुभांशु दीक्षित तत्कालीन सचिव, सुशील शर्मा वित्तीय सलाहकार, विशाल सक्सेना सस्पेंडेड एक्सईएन जिन्हें बाड़मेर से पकड़ा गया, मुकेश पाठक इरकॉन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाला एक बिचौलिया जिसे छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद भी 3 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिनमें एससी मुकेश गोयल, एक्सईएन जितेंद्र शर्मा और उनके सहयोगी संजीव गुप्ता शामिल है, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। अब इस पूरे घोटाले की बात करें, यह तो किरोड़ी बाबा के संकल्प की पूरी कहानी थी।
अब घोटाले की बात करें तो पूरा मामला 989 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें 84 करोड़ रुपए के फर्जी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को असली साबित करने के लिए विभागीय स्तर पर सुनियोजित साजिश रची गई। आरोप है कि पीएचडी के इंजीनियरों और अधिकारियों ने मिलकर एक ऐसा स्क्रिप्टेड प्लान तैयार किया जिसमें झूठे दस्तावेजों को सही साबित करने के लिए जमीन पर नकली सेटअप तक तैयार कर दिया गया था। इस पूरे घोटाले में 2 फर्म के नाम सामने आए थे। वो थे श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म, जिनके फर्जी प्रमाण पत्रों की शिकायत मिलने के बाद जांच के आदेश दिए गए। इस जांच के तहत तत्कालीन शाहपुरा एक्सीएन विशाल सक्सेना को केरल भेजा गया। वहां उन्होंने ठेकेदारों के साथ मिलकर एक होटल में इरकॉन कंपनी का फर्जी ऑफिस तैयार कर दिया। इस फर्जी सेटअप में जियो टैगिंग के जरिए इरकॉन के कथित सीईओ विजय शंकर की फोटो अपलोड की गई। साथ ही पाइपलाइन और पंप हाउस की तस्वीरें भी शेयर कर दी गई ताकि प्रमाण पत्र को बिल्कुल असली बनाया जा सके, उस पर विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके। लेकिन बाद में जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने पिछले 30 साल में केरल में कोई काम ही नहीं किया। इतना ही नहीं, विजय शंकर जिसको सीईओ बनाया गया था, उस नाम का कोई अधिकारी कंपनी में मौजूद ही नहीं था। अब इससे साफ हो चुका था कि पूरा प्रमाण पत्र फर्जी था और इसे वैध दिखाने के लिए पूरी की पूरी साजिश रची गई थी। 7 अप्रैल 2023 को तैयार की गई इस फर्जी जांच रिपोर्ट पर उच्च अधिकारियों ने मुहर भी लगा दी थी। इसके बाद तस्वीर साफ हो गई थी कि इस घोटाले में 1-2 नहीं बल्कि ऊपर से नीचे तक पूरी चैन बनी हुई है। हालांकि 7 मई 2023 को इरकॉन कंपनी ने जलदाय विभाग को ईमेल पर साफ कर दिया कि यह प्रमाण पत्र उनका नहीं है। इसके बाद सच्चाई सामने आई। जांच कमेटी गठित की गई जिसमें दोनों फर्मों के प्रमाण फर्जी पाए गए और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल ने इतने बड़े फर्जीवाड़े पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की थी? क्या ये लापरवाही थी या फिर किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा? और अभी सुबोध अग्रवाल ने हाल ही में सुधांशु पंत का नाम लिया है। कोर्ट परिसर के बाहर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सुबोध अग्रवाल ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मैंने एसीबी की पूछताछ में पूरा सहयोग किया है और 125 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन असलियत यह है कि फाइनेंस कमेटी के जिन 37 प्रकरणों की बात हो रही है उनमें से मेरे कार्यकाल के केवल 4 है, बाकी 33 प्रकरण सुधांशु पंत के समय के हैं। अग्रवाल ने आगे आरोप लगाया कि इन 33 प्रकरणों में करीब 600 करोड़ रुपए का मामला जुड़ा हुआ है। उन्होंने एसीबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां पैसा देकर गबन हुआ है वहां जांच नहीं हो रही, बल्कि उन फाइलों को खंगाला जा रहा है जिनमें भुगतान तक नहीं हुआ। अब इसके बाद एसीबी के काम पर भी सवाल उठ सकते हैं, लेकिन अग्रवाल द्वारा सुधांशु पंत का नाम लिए जाने के बाद अब यह मामला केवल एक घोटाले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष अधिकारियों के बीच भी आर पार की जंग बन चुका है। बता दें कि हाल ही में सुधांशु पंत को राजस्थान से दिल्ली बुलाया गया है। तो अब देखना होगा कि एसीबी की जांच अब सुधांशु पंत तक भी पहुंचेगी या इस मामले में क्या और भी अधिकारी शामिल हैं।